नमस्ते दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हम लोग के अपने चैनल पर जिसका नाम है गो फॉर स्टडी विथ MK। दोस्तों, अभी मैं कंटिन्यू आप लोगों के सामने हिस्ट्री के नोट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूं वीडियो के माध्यम से। आप लोगों ने वीडियो देख करके अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं बता दूँ कि ये वीडियो हिस्ट्री नोट्स का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था, जहाँ तक मैंने बिंदुसार तक गया। अब उसके बाद उसके बेटे अशोक के बारे में मैं कुछ वीडियो डालने वाला हूँ। इससे पहले आप हिस्ट्री नोट्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लें। उसके बाद 5वां वीडियो यानी कि 5वां पार्ट अभी आप लोग देखिएगा। तो 5वां वीडियो में आप सभी को अशोक के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, आप उसे देखें। स्टार्ट करते हैं अशोक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अशोक का पहला क्वेश्चन, अशोक किसका पुत्र था? तो यह दोस्तों बिंदुसार का पुत्र था। इन्होंने अपनी राजगद्दी कब संभाली? तो इन्होंने अपनी राजगद्दी 269 ईसा पूर्व में संभाली। किस अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो यह अभिलेख है मास्की और गुर्जरा अभिलेख। ये 2 अभिलेखों से हम लोगों को अशोक का नाम अशोक मिलता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पुराणों से अशोक का नाम क्या मिलता है? अगर पुराण को अध्ययन किया जाए तो अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल थे? अर्थात राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहीं के राज्यपाल हुए होंगे, उनको बनाया गया था। तो वही क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा अवंती के। इसके बाद है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया। बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बराबर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार में स्थित हैं। उसके बाद अशोक ने बराबर की पहाड़ियाँ का निर्माण किसके रहने हेतु करवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आजीवकों के रहने के लिए। आजीवक एक संप्रदाय है दोस्तों, उसको मानने वाले जो भिक्षु होते थे, जो संत होते थे, उसके लिए इन्होंने बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया था। इसके बाद है कलिंग की राजधानी कहाँ है? तो कलिंग की राजधानी तोसली में है। ठीक है दोस्तों, आगे कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ 261 ईसा पूर्व में। याद रहेगा दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे मखिली गोसाल। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं संप्रदाय को मानने वाले लोगों के लिए अशोक ने बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला है अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। याद रहेगा दोस्तों, सुभद्रांगी। अगला क्वेश्चन है अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम क्या है? तो पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा है। याद रहेगा दोस्तों। आगे अपने पुत्र और पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु कहाँ भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र पुत्रियों को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने करवाया? इसका उत्तर अशोक हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में किस किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। क्या क्या बोले मैंने? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख कहाँ से मिलता है? अशोक के अभिलेख में ग्रीक और अरमाइक लिपि यूज़ की गई थी। तो वो अभिलेख हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है हम लोगों को अफगानिस्तान से। उसके बाद है खरोष्टी लिपि किस ओर लिखी जाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। उसके बाद है अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? तो अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में की गई थी। इन्होंने कुल कितने शिलालेखों का वर्णन किया है? तो कुल 14 शिलालेखों का वर्णन हुआ है। उसके बाद अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में कौन व्यक्ति सफल रहे? तो किन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है जो ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है? तो खास ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कुल 7 है। पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में किया गया है?
अगर शिलालेखों की बात करें तो पहले नंबर के जो शिलालेख होते हैं, जो पहले शिलालेख प्राप्त हुआ था उसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख हमें किस शिलालेख से मिलता है? तो यह हम लोगों को दूसरी शिलालेख से मिलता है। तीसरी शिलालेख में किसका वर्णन है? तीसरे शिलालेख में वर्णन है दोस्तों, राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि हर 5वें वर्ष के दौरान दौरे पर जाएं। ठीक है दोस्तों, ये किसमें मिलता है हम लोगों को? तीसरे शिलालेख में। इसके बाद कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? उत्तर हो जाएगा 13वां शिलालेख से। किस स्तंभ में मोर का चित्र मिलता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में। याद रहेगा, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख में। उसके बाद आते हैं, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 7वां अभिलेख में लिखा गया है। इसके बाद अशोक के दादा कौन थे? तो क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, अशोक के पिता कौन थे? तो बिंबिसार। बिंबिसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य कौन लगे? दादा लगे। इसके बाद आते हैं प्रशासन इकाई पे। तो प्रशासन इकाई सबसे छोटी क्या थी? ग्राम। ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कंदहार अभिलेख। इसको और एक अभिलेख के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है सार-ए-कुना। किस भाषा में लिखी गई है? चाहे तो कंदहार अभिलेख आप लोगों को मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को मिलेगा सार-ए-कुना। तो इसकी भाषा पूछी जाएगी, तो इसकी भाषा क्या थी? ग्रीक और अरमाइक है। बिक्री कर के रूप में कितना भाग वसूला जाता था? जो टैक्स होते थे उसमें कितना मूल्य वसूला जाता था? तो मूल्य का 10वां भाग। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, जो बता दूं कि अगर जो व्यक्ति बिक्री कर नहीं देता था, टैक्स नहीं देता था, तो उसके लिए क्या सजा थी? डायरेक्ट मृत्युदंड। इसके बाद कृषि से आते हैं रिलेटेड। कृषि से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एक सीता भूमि होती है और एक होता है अदेव मातृक भूमि। तो ये दोनों है एक्चुअली क्या? तो सीता भूमि होती है जो सरकारी भूमि होती है, और अदेव मातृक भूमि जो होती है वो बिना बारिश के अच्छी खेती देने वाली भूमि होती है। भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने भागों में बांटा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे ना मेगास्थनीज, तो उन्होंने टोटल 7 भागों में बांटा है समाज को। पहला क्या है? किसान। दूसरा कारीगर। तीसरा सैनिक, दार्शनिक, निरीक्षक, अहीर और सभापति। क्या क्या है दोस्तों? किसान, कारीगर, सैनिक, दार्शनिक, निरीक्षक, अहीर और सभापति। 7 वर्गों में समाज को बांटा है। शासन कितने सालों तक वजूद में रहा? कहने मतलब है कब तक मौर्य शासन चला? तो कुल 137 सालों तक मौर्य शासन चला। तो दोस्तों, तो अंतिम राजा कौन हुए? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुए? आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृहद्रथ। क्या हो जाएगा दोस्तों? बृहद्रथ। मौर्य वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। तो दोस्तों मैं बता दूं, शुंग वंश की स्थापना कौन किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इसके बाद शुंग वंश चला, कर्ण वंश चला, सातवाहन वंश चला। ठीक है दोस्तों, जो एक ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। इसका वीडियो मैंने इससे पहले ही डाल दिया था पार्ट 4 में, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक मौर्य साम्राज्य जितने थे वो सारे क्वेश्चन इसमें तैयार हो चुके हैं। इसके बाद कुछ हम लोग सिकंदर के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो यह अरस्तु का शिष्य था। ठीक है दोस्तों, अरस्तु। इनका जन्म 356 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम फिलिप, जो एक मकदूनिया का शासक था। भारत विजय का अभियान 326 BC मतलब ईसा पूर्व में शुरू कर दिया था। तो इन्होंने भारत विजय की अभियान कब शुरू किया था? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। ठीक है दोस्तों, ये सेल्यूकस निकेटर वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईसा पूर्व में युद्ध किया था और युद्ध में हार गए थे।
हारने के बाद वह अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर और पोरुस के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग झेलम की युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? झेलम की युद्ध के नाम से। इसके अलावा एक और नाम है हाइडेपिस का युद्ध। क्या नाम है दोस्तों? हाइडेपिस का युद्ध, जो झेलम नदी के किनारे हुआ था। और इस युद्ध में सिकंदर और पोरुस आपस में लड़ रहे थे। ठीक है दोस्तों। ये पोरुस कहाँ का शासक था? पंजाब का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? एक सेनापति, एक जल सेनापति। सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति था निर्याकस। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस। इसके बाद प्रिय घोड़ा का नाम बाउकेफला था। क्या था दोस्तों? बाउकेफला। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इसी के नाम पर एक नगर बसाया गया था। कहाँ पर बसाया गया था? झेलम नदी के किनारे। सिकंदर को एक झलक और देख लें। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी में। पिता कौन थे? फिलिप, जो कि मकदूनिया का शासक था। भारत विजय का अभियान कब शुरू किया था? 326 ईस्वी में। सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से 305 ईस्वी में हार गए थे और हारने के बाद अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिए। इसके बाद है झेलम का युद्ध, जिसमें सिकंदर और पोरुस दोनों आपस में लड़ रहे थे और इस युद्ध को हाइडेपिस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पोरुस कहाँ का शासक था? पंजाब का। सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। प्रिय घोड़ा कौन था? बाउकेफला। ठीक है दोस्तों, इतना सारा चीज़ हम लोग को सिकंदर के बारे में जानकारी मिली। और ये बाउकेफला, इसी के नाम पर एक नगर बसाया गया था झेलम नदी के किनारे। हम लोग को इतना सारा क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से मिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें जो व्यक्ति यहाँ पर नए आए हैं। मिलते हैं फिर अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। बने रहे मेरे साथ इस चैनल पर जिसका नाम है गो फॉर स्टडी विद MK।